हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सामान्य ज्ञान जो कि इम्पॉर्टेंट होगा आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने और जो वीडियो अपलोड है उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर देखें। जीके जीएस है, मतलब जनरल नॉलेज है, जिसमें जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, जो संविधान से क्वेश्चन बनेगा इम्पॉर्टेंट, वो भी अपलोड है, तो जाकर देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप हिंदी का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो संधि समास है या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे वीडियो अपलोड है, तो उन्हें जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपका बीएड का एग्ज़ाम नज़दीक है तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको रूल जो नियम है वो पता चल जाएगा हिंदी का। तो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में कि हिंदी का जो जीके है और उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी का भी 10 क्वेश्चन आपके बीएड में पूछा जाता है और वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रत्येक नंबर एक नंबर आपको 8000 स्टूडेंट से आगे ले जा सकता है या पीछे कर सकता है। जब काउंसलिंग के समय आप देखेंगे या जब काउंसलिंग का नाम आएगा तो आपको पता चलेगा कि रैंक कैसा आता है। तो उसमें जब पता चलता है कि एक नंबर 8000 स्टूडेंट, जो अगर आप किसी स्टूडेंट से एक नंबर ज़्यादा पाए हैं तो समझिए आप 8000 स्टूडेंट से ज़्यादा पाए हैं, और एक नंबर कम मतलब 8000 स्टूडेंट से आप पीछे हैं। आप उस आधार पर आप जाकर मतलब काउंसलिंग के समय आपको रैंक पता चल जाता है, इसलिए हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हिंदी के वीडियो को जाकर भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पास इंपॉर्टेंट नियम रूल बताया गया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि टीचिंग एबिलिटी से है। फर्स्ट दिया है, एक सेकेंडरी विद्यालय में छात्रों के लिए सामाजिक प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए उत्तम शिक्षण विधि कही जा सकती है। बताइए दोस्तों, एक सेकेंडरी विद्यालय में छात्रों के सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए उत्तम शिक्षण विधि कही जा सकती है। भूमिका अभिनीत विधि, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि या रटने की विधि। आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको पता हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भूमिका अभिनीत विधि। याद रखिएगा, भूमिका अभिनीत विधि छात्रों के सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक गुणों में विकसित करने के लिए एक उत्तम शिक्षण विधि है। याद रखिएगा, भूमिका अभिनीत विधि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, समस्या समाधान एक खाली स्थान है, बताना है क्या शिक्षण विधि है, उच्च चिंतन की योग्यता है, मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय है या ये सभी। समस्या समाधान एक खाली स्थान है, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। समस्या समाधान एक शिक्षण विधि भी है, उच्च चिंतन की योग्यता भी है और मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय भी है। याद रखिएगा, समस्या समाधान जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। याद रखिएगा, शिक्षण विधि, उच्च चिंतन की योग्यता, मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। छात्रों के मानसिक विकास के लिए, छात्रों के शारीरिक विकास के लिए, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, पाठ्य सहगामी गतिविधि का आयोजन क्यों किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त तीनों, मतलब उपरोक्त सभी। मानसिक विकास के लिए भी, शारीरिक के लिए भी और सामाजिक विकास के लिए। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, विद्यालय परिसर से क्या तात्पर्य है, मतलब विद्यालय परिसर से तात्पर्य होता है आपको बताना है विद्यालय व्यवस्था से, विद्यालय प्रशासन से, विद्यालय वातावरण से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये तीनों नहीं रहेगा। विद्यालय परिसर से तात्पर्य यह होता है सभी शालाओं का विलय। याद रखिएगा, विद्यालय परिसर से तात्पर्य है सभी स्कूल विद्यालयों का विलय। इसका कथन है मतलब एक परिसर एक शाला। विद्यालय परिसर का मतलब एक परिसर एक शाला। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय संगठन की सहायता प्रणाली कौन सी है। विद्यालय संगठन की सहायता प्रणाली कौन सी है। सुधार तथा विकास, प्रशासनिक व्यवस्था, अनौपचारिक सेवा कार्य या शिक्षा पर्यवेक्षण। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। विद्यालय संगठन की सहायता प्रणाली कौन सी है। विद्यालय संगठन की सहायता प्रणाली कौन सी है। सुधार तथा विकास है, प्रशासनिक व्यवस्था, अनौपचारिक सेवा कार्य। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा पर्यवेक्षण। याद रखिएगा, विद्यालय संगठन की सहायता का प्रमुख प्रणाली जो है शिक्षा पर्यवेक्षण है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, पाठ योजना का प्रथम बिंदु क्या होता है।
कौन सा होता है, आपको बताना है। प्रस्तावना कथन, उद्देश्य कथन, काठिन्य निवारण या व्याख्या। बताइए पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कथन। जो पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु होता है वो होता है प्रस्तावना कथन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली संचार किसकी अपेक्षा नहीं करता। एक प्रभावशाली संचार किसकी अपेक्षा नहीं करता। वाक पद्धति में परिवर्तन, सटीक हाव भाव, विषय वस्तु पर अधिकार या आकर्षक व्यक्तित्व। तो देखिए एक प्रभावशाली जो संचार होता है वो आकर्षक व्यक्तित्व की अपेक्षा नहीं करता है, बाकी इन तीनों की अपेक्षा करता है। वाक पद्धति में परिवर्तन, सटीक हाव भाव और विषय वस्तु पर अधिकार होना। तो एक प्रभावशाली जो संचार है वो इन्हीं तीनों की मांग करता है, अपेक्षा करता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष शिक्षण अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण की कौशल पर आधारित होता है। मतलब कक्षा शिक्षण अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण की कौशल पर आधारित होता है। आपको बताना है ये वाक्य सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या कहा नहीं जा सकता। बताइए दोस्तों, जो कक्षा का शिक्षण है वो अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण के कौशल पर आधारित होता है या उस पर आश्रित होता है। बताइए ये कथन जो है वो सत्य है कि असत्य है, कि आंशिक सत्य है, कि ये कहा नहीं जा सकता। तो देखिए दोस्तों, ये पूर्णतः सत्य है रहेगा। कक्षा शिक्षण जो है अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण के कौशल पर ही आधारित होता है, तो ये वाक्य जो है सत्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, विद्यालय में अनुशासन से क्या हासिल किया जा सकता है। व्यवस्था तथा कार्यों का संपादन, आत्मसमर्पण, विद्यालय का एक सामायिक संस्था निर्माण या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, विद्यालय में अनुशासन से क्या हासिल किया जा सकता है। व्यवस्था तथा कार्य का संपादन, आत्मसमर्पण, विद्यालय का एक सामायिक संस्था निर्माण। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जो विद्यालय में अनुशासन रहेगा तो वहाँ का व्यवस्था भी अच्छा होगा, कार्य भी संपादन होगा, आत्मसमर्पण की भावना होगी। मतलब कुछ भी कार्य करने के लिए अगर कोई शिक्षक स्टूडेंट को कहे तो स्टूडेंट सहस्त्र स्वीकार करेंगे और आत्मसमर्पण कर मतलब उस कार्य को करेंगे। विद्यालय का एक सामायिक संस्था का निर्माण, ये भी रहेगा अनुशासन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार शिक्षा में नैतिकता या अनुशासन को समाप्त कर रहा है। बताइए दोस्तों, शिक्षा में नैतिकता या अनुशासन को समाप्त कौन सा कारण कर रहा है। गुरु शिष्यों का संबंध रुपये पर आधारित है, भारतीय नैतिकता, उपयोगी शिक्षा या सीखने का मौका देना। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है गुरु शिष्यों का संबंध रुपये पर आधारित हो गया है। इसी कारण जो शिक्षा में नैतिकता है और अनुशासन हो समाप्त हो रहा है। गुरु शिष्यों का संबंध जो है रुपये पर आधारित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कक्षा में विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, उद्देश्य की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, ये साम पट पर विषय वस्तु लिखना। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। कक्षा में विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना। तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से हैं। न्यूनतम वेतन, अत्यधिक कार्यभार, निरंकुश प्रशासक या सभी। मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाले कारक बताना है आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। निरंकुश प्रशासक, न्यूनतम वेतन और अत्यधिक कार्यभार शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाले कारक हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अंधे बालक पढ़ सकते हैं? ब्रेल लिपि द्वारा, सामान्य लिपि द्वारा, हिंदी की सामान्य लिपि द्वारा, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधे बालक के जो पढ़ने की विधि होती है या लिपि होती है वो ब्रेल लिपि होती है, जिसमें जो अक्षर होते हैं वो कॉपी में मतलब या जो पन्ने होते हैं उसमें उभरे हुए होते हैं, उन्हें स्पर्श कर जो अंधे बालक होते हैं वो पढ़ सकते हैं। इसे कहा जाता है ब्रेल लिपि, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक किसका संरक्षक नहीं है? आपको बताना है विद्यालय का, भौतिक संसाधन का, विद्यालय के मानवीय संसाधन का, विद्यालय के आसपास की समुचित भूमि के। प्रधानाध्यापक इसमें से किसका संरक्षक नहीं है, मतलब संरक्षण नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय के आसपास की समुचित भूमि का, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की भूमिका है, उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है या कार्य है? बताइए दोस्तों, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की क्या है? क्या एक शिक्षक की यह भूमिका है, या यह उसका उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है या कार्य है? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरदायित्व है। एक शिक्षक के लिए उन अपने आप में अनुशासन रखना उनका खुद का उत्तरदायित्व है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण का व्यवसाय है विशिष्ट, अति विशिष्ट, सामान्य या कठिन? बताइए दोस्तों, सातवां का क्या आंसर रहेगा? शिक्षण का व्यवसाय क्या है? आपको जो शिक्षण व्यवसाय हो क्या लगता है? एक शिक्षक बनना, क्या ये जो व्यवसाय है यह विशिष्ट है या अति विशिष्ट है, सामान्य है या कठिन है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विशिष्ट है। शिक्षण का व्यवसाय विशिष्ट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की सफलता के पीछे किसका योगदान होता है? अध्यापक का, माता पिता का, छात्र स्वयं का या ये सभी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। विद्यार्थियों की सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान होता है, तो सबसे ज़्यादा योगदान होता है एक अध्यापक का, उसके बाद माता पिता, छात्र का स्वयं। अध्यापक का सर्वाधिक योगदान होता है, याद रखिएगा। लेकिन जब बालक छोटा हो, शिशु अवस्था हो, तो माता पिता जो परिवार है वो विद्यार्थियों की सफलता के पीछे होते हैं, और छात्र के जो खुद का मेहनत होता है, आत्म जो समर्पण की भावना होता है अपनी पढ़ाई के प्रति, यह होता है। तो पहला अध्यापक का, दूसरा माता पिता का और तीसरा छात्र का। दूसरा माता पिता का इसलिए क्योंकि अगर परिवार का जो परिवेश है वो अच्छा रहेगा तो बालक आगे चलकर स्वयं आत्मनिर्भर, कुशल बन सकेगा और अपने आप में एक कौशल हासिल कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, समन्वय, लक्ष्य को परिभाषित करना, भावी स्थिति को समझना, नेतृत्व के इस गुण को किसने आवश्यक बताया है? आपको बताना है। समन्वय, लक्ष्य को परिभाषित करना, भावी स्थिति को समझना, तो इस प्रकार के नेतृत्व गुण को किसने आवश्यक बताया है? आपको ऑप्शन है मैरी पार्कर, सर विलियम कॉर, वुड्रो विल्सन या पार्सन्स तथा बेल्स। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी पार्कर, याद रखिएगा। मैरी पार्कर इसका राइट आंसर होगा। समन्वय, लक्ष्य को परिभाषित करना, भावी स्थिति को समझना, इस प्रकार के आवश्यक गुणों को, मतलब इस प्रकार के नेतृत्व के गुण को आवश्यक बताया है मैरी पार्कर ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, संप्रेषक को वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। क्या उक्ति कथन जो उक्ति है वो सत्य है या असत्य, आपको बताना है। तो देखिए ये उक्ति जो है सत्य है, याद रखिएगा। संप्रेषण को वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं, तो ये जो उक्ति है वो सत्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, यदि बालकों में अंतः व्यक्तित्व संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे, उनके शारीरिक संगठन को ध्यान में न रखे, उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतः व्यक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे,
मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन कर। बताइए दोस्तों, बालक में अंतः व्यक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतः व्यक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिक्षक की सफलता किस आधार पर आंकी जाती है? आपको बताना है एक शिक्षक की सफलता किस आधार पर आंकी जाती है? बलपूर्वक शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा देना, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर, या कक्षा के नेता के रूप में? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एक टीचर की जो सक्सेस है, सफलता है, वो किस बेस पर आंका जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के आधार पर। मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या था, क्या वो पूरा हुआ, इस आधार पर शिक्षक की सफलता जो है आंका जाता है। तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विभिन्नीकरण से तात्पर्य क्या है? पाठ्यक्रम की संकुचनशीलता, पाठ्यक्रम का लचीलापन, पाठ्यक्रम की विविधता, पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता। बताइए दोस्तों, पाठ्यक्रम विभिन्नीकरण से तात्पर्य क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता। याद रखिएगा, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पाठ्यक्रम विभिन्नीकरण से तात्पर्य, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में सहायक अध्यापक का प्रमुख उत्तरदायित्व या प्रमुख दायित्व होता है? बताना है आपको, किसी विद्यालय में सहायक अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या होता है? विद्यालय प्रबंधन में समन्वय, अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन, छात्रों के साथ मित्रवत संबंध, समय के साथ चलना। बताइए दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करना। एक सहायक अध्यापक का प्रमुख दायित्व अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करना होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि इस वीडियो का होगा लास्ट क्वेश्चन या अंतिम प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अध्यापन कक्ष में एक अध्यापक की सही भूमिका को प्रदर्शित करता है? बताइए दोस्तों, छात्र समूह का गतिशील नेता, छात्रों को अभिप्रेरित करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, या ऑप्शन डी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अध्यापन कक्ष में एक अध्यापक की सही भूमिका को प्रदर्शित करता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी, छात्र समूह का गतिशील नेता, छात्रों को अभिप्रेरित करना और छात्रों का मार्गदर्शन करना, इसका राइट आंसर होगा ये सभी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शिक्षण अभिरुचि से था। इसी प्रकार के और भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी, तो इस जो चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो और सभी वीडियो को जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जो है हिंदी का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।